हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी लिखा गया है और कैसे लिखना है ये भी प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और इसके प्रकार बताइए। तो हम सिंपल सा क्या लिख देंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम दो पदार्थ ले लिए, जो एक है हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये गैस है इसलिए यहाँ जी दर्शाया गया है। ये जो दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनता है लिक्विड जो कि जल है, और ये 2 क्यों लिखा है? इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जब दो पदार्थ आपस में क्रिया किए तो ये नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण हुआ, क्योंकि ये दोनों गैस थे और दोनों गैस थे, जो अगला पदार्थ जो आया वो लिक्विड हो गया। तो हम जानते हैं कि जब दो नए गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में क्रिया करके अभिक्रिया करते हैं तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जो क्या है? जल है। ऐसे आप कॉपर जो है सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इससे ही यहाँ से हम ये एग्जांपल देख के प्रॉपर तरीके से इसका परिभाषा लिख सकते हैं। जब दो या दो हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और ये एग्जाम्पल लिख देना। और अगर इसमें पूछेगा कि रासायनिक समीकरण कि प्रकार बताइए तो लिख देंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। और एक अपचयन अभिक्रिया भी होता है, और भी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना बता दिया। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या इसी को दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया उसका दूसरा नाम है, को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने एक ही में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो पहला संयोजन का मतलब ये होता है कि जब दो लोग जुड़ेंगे, संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो जब दो लोग आपस में जुड़कर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे और उधर जो पदार्थ बनेगा एकल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। और जब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक हो जाएंगे। तो यही है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर वाले क्या बोलते हैं? ये जो लिखा गया है इधर हमारे लेफ्ट साइड में जो रहता है इसको अभिकारक बोलते हैं, और राइट साइड में जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट। तो ये लिखा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम इसे एग्जाम्पल से ही याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, हमने लिया कार्बन और यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन। तो ये दो लोग हैं और दोनों लोग सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करके जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एकल उत्पाद का निर्माण होगा ही नहीं। तो वही तो लिखा गया है यहाँ कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं या दो ही हो सकते हैं। तो ये दो लोग हैं और आपस में जुड़े और एक नए गुणधर्म वाले एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जस्ट इसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये इसका एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया के। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्शन किए, सहयोग करिए तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। ऐसे यहाँ पर भी है, दो लोग सहयोग किए, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल से ही परिभाषा हम बना सकते हैं। ऐसे सारे चैप्टर के जो है नोट्स तैयार हैं, आपको बस क्या करना है? अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं चैप्टर वाइज रोज वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूटना, इसी को उल्टा कर दीजिए ना। जैसे हमारे पास जल है और जल को हम क्या करेंगे? अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? H2 + O2 में टूट जाएगा। तो जब एकल अभिकारक, क्योंकि इधर वाला अभिकारक होता है, तो जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसी बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब कोई एक चीज़ रहेगा तभी तो टूट के दो बनेगा। ट्रिक भी है इस क्वेश्चन, इसका आंसर में। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं संयोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। जैसे जल है, जल को तोड़ेंगे तो H2 और O2 में टूट जाएगा, जो कि दोनों गैस है, ये क्या लिक्विड है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये भी इसमें हम ट्रिक ही बताएंगे। विस्थापन का मतलब होता है कि स्थान चेंज हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं और दो लोगों में मान लीजिए कि बहुत ताकतवर हैं। जैसे हमने एक बात कर लिया, जैसे आयरन है और ये कॉपर है।
इन दोनों में की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। इसका मतलब क्रियाशील का मतलब ये ताकतवर है, ये ताकतवर है और ये अगर कहीं भी रहेगा तो ये जाकर उसको क्या कर देगा, मार के भगा देगा। तो ये क्या होगा, उसकी स्थान ले लेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जाकर उसकी स्थान लेगा। तो यही तो हो गया विस्थापन, मतलब स्थापन, स्थान अपना चेंज कर देगा। कौन चेंज करेगा, जो ताकतवर रहेगा यानी ज़्यादा क्रियाशील रहेगा और कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, वहाँ से विस्थापित कर देगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर परिभाषा भी इसका ऐसा लिखा है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे यहाँ पर एक आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर हम जानते हैं जो कॉपर होता है ये कम क्रियाशील होता है। तो ये जो आयरन है इसको आएगा यहाँ से लात मार के भगा देगा, तो अपने आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आयरन सल्फेट। और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसे दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है। जिंक जो होता है, सॉरी यहाँ पर ये प्रतीक इसका गलत लिखा गया है, जिंक जेडन होता है। तो जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को लात मार के भगा देगा, अपने जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। ऐसे ये भी लिखा गया है। लेकिन मैं यहाँ इसका ट्रिक बता देता हूँ कि द्विविस्थापन और विस्थापन में अंतर क्या है। तो मैं आपको ट्रिक बहुत अच्छा ही बताने वाला हूँ। जैसे जब इधर देखेंगे तो इधर भी दो लोग हैं, इधर भी दो लोग हैं, तो इसका मतलब ये तो पता चला है कि विस्थापन अपक्रिया। लेकिन दो लोग भी द्विविस्थापन में, तब वहाँ कैसे पता चलेगा कि मतलब दोनों विस्थापन है या द्विविस्थापन है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ पर ये सिंगल है और यहाँ पर ये दो लोग क्या है, डबल है, यानी ये यौगिक है और ये तत्व है। तो वहाँ लेकिन जब द्विविस्थापन पढ़ेंगे तो वहाँ यौगिक ही रहेंगे, यानी दोनों यौगिक होंगे। और यहाँ क्या होगा, एक यौगिक होगा और एक तत्व होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये विस्थापन अपक्रिया का मतलब यही है कि यहाँ पर एक अकेला रहेगा और दो लोग क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ऐसे द्विविस्थापन में दोनों लोग दो लोग रहेंगे, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और यहाँ पर क्या होगा, इस द्विविस्थापन अपक्रिया में एक हमेशा अकेला रहेगा, चाहे इधर इधर दोनों तरफ एक अकेला ही रहेगा। और द्विविस्थापन में यहाँ भी दो लोग कोई यौगिक होगा, यहाँ भी यौगिक, यहाँ भी यौगिक। यही अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर। अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया। आप देख लीजिए इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया में इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारकों मतलब ये का अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो है, एक चीज़ और जान लीजिए कि प्लस वाला माइनस से जुड़ता है और माइनस वाला प्लस से जुड़ता है। तो इसका आगे वाला प्लस, हमेशा आगे वाला प्लस ही होता है लगभग ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस वाला इस सल्फेट से जुटेगा, आई माइनस वाला क्या होगा, इससे जुटेगा। तो ये जब इससे जुड़ेगा तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, और ये जब इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा बेरियम सल्फाइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी यौगिक, यहाँ भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लवड़ है। तो देखिए यहाँ पर यही द्विविस्थापन और विस्थापन में अपक्रिया में अंतर है। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में पहचानिए कौन सी अपक्रिया है। तो ऐसे दिया रहेगा, दोनों लोग यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, डबल डबल रहेंगे तो द्विविस्थापन, और एक सिंगल रहेगा और एक डबल रहेंगे तो जान जाइए कि विस्थापन अपक्रिया है। तो ये बहुत ही आसान अंतर था। ऐसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल देख लीजिए। HCl आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। तो यहाँ पर देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो हमेशा जान लीजिए कि Na जो होता है वो हमेशा Cl को लेकर भाग जाता है, तो हो जाएगा NaCl, और ये वाला जो बनेगा OH और H, ये बन जाएंगे जल। तो ये क्या होगा, आपस में अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हुआ तो यहाँ पर एक उत्पाद बना। ठीक है ना। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होता है, इसमें अपचयन अपक्रिया में या तो क्या देखिएगा, हाइड्रोजन का योग होगा, या तो क्या होगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा। मतलब ये दोनों में से अगर कोई भी दिख जाए, या तो ऑक्सीजन को जुड़ते हुए देख लीजिए या तो हाइड्रोजन को हटते हुए देख लीजिए, तो जान जाइएगा क्या है, अपचयन अपक्रिया। इसी को अकारक अपक्रिया भी बोलते हैं। तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अभी मत सोच लीजिएगा कि हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन निकलेगा तभी, नहीं, ऑक्सीजन न दिखे लेकिन हाइड्रोजन जुड़े तो भी मान लीजिए क्या है, अपचयन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ से हटा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, तो देखिए जल बना नहीं। तो यहाँ ये भी देखिए कि ऑक्सीजन का आखिर त्याग ही तो हुआ है और हाइड्रोजन आखिर जुड़ा ही तो है, तो इसलिए बोल देंगे क्या है, अपचयन अपक्रिया है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बस ये कहीं बहुत काफ़ी है। दूसरा देखिए, यह है उपचयन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, इस जस्ट उसी का उल्टा होता है। इसमें हाइड्रोजन का योग था, इसमें हाइड्रोजन का योग था, ऑक्सीजन का त्याग था, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, हाइड्रोजन का त्याग होगा। तो देखिए ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो
या हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसका भी दो नाम था, इसका भी दो नाम है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर और ये ऑक्सीजन है, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये उपचयन अभिक्रिया कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा है, हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है ना, तो जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर कार्बन देखिए, कार्बन जो है और ऑक्सीजन से क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, इससे कैसे बचे। तो संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षय होना, हानि होना। तो हम जानते हैं ज़्यादातर जब लोहा रख देते हैं, अगर हम उसको खुले वातावरण में रख देंगे तो लोहा के ऊपर देखते हैं ना वो भूरे कलर का जंग लग जाता है, तो वही जो होता है वो संक्षारण होता है। तो वही हम बता रहे हैं, देखिए जब धातुओं की सतह पर, मान लीजिए कोई धातु है, उसकी सतह पर ऑक्साइड या अन्य लवणों की परत जम जाती है तो उसे हम बोलते हैं धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना हो, कह सकते हैं। चांदी का बदरंग होना, मतलब चांदी जो होगा उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तांबे और पीतल पर हरी परत का जम जाना, ये इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे। अब पूछेगा इसके बचने के उपाय, तो बचने के उपाय जस्तीकरण कह सकते हैं या इसी को यसद लेपन कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ती की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही जस्तीकरण, मतलब जस्ती की परत चढ़ा देना जस्तीकरण कहलाता है। तो मतलब ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि पता चले क्या होता है जस्तीकरण या यसदीकरण। बाकी देखिए दूसरा है धातु की सतह को पेंट करके बचा सकते हैं उसको, और धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर। ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे, तो ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना जरूरी क्यों है। तो चलिए बताते हैं रासायनिक समीकरण। समीकरण का मतलब ये होता है ना, जैसे मैं कह दिया कि मैं यहाँ पर लेता हूँ मैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ले लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया, प्लस क्या ले लिया मैंने, और कार्बन ले लिया, कार्बन। और ये जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो मैं क्या कहूँगा रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, जब ये जो लिखा गया है शब्दों में जो लिखा गया है इसी को इसके प्रतीक के अनुसार जब लिख देंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को O2, कार्बन को C, इधर बनेगा CO2। तो इन्हीं को प्रतीकात्मक रूप में ही लिख देना क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों को प्रतीकात्मक रूप में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये अभिकारक, ये उत्पाद, तो देखिए Mg ये प्रतीकात्मक ही है, ये भी ऑक्सीजन जो प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक। और ये देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है जल बनता है, यही है उसका प्रतीकात्मक निरूपण। अब देख लेते हैं इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो संतुलित करना देख लीजिए जरूरी क्यों है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता, यह सदैव संरक्षित रहता है, मतलब वो सदैव बचा रहता है। अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो अभिकारक जितना हम लेंगे उतना ही तो उत्पाद बनेगा। इसलिए रासायनिक समीकरण में भी यह प्रदर्शित करने के लिए उन्हें संतुलित किया जाता है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। तो क्या होता है, जितना अभिकारक लेते हैं उतना ही उत्पाद बनेगा। इसी को हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। जितना भी अभिकारक लेंगे उतना ही उत्पाद बनेगा, इसी को दर्शाने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए तथा इसे रोकने के उपाय बताइए। विकृत गंधिता का मतलब वो ये होता है ना, किसी चीज़ का आकार बदल जाना, स्वाद बदल जाना, रंग रूप बदल जाना, तो विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि वसा तथा तैली युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उनकी स्वाद एवं गंध बदल जाती है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे तले हुए आलू के चिप्स और पापड़, इनको हम क्या कर देंगे, अगर पैकेट में न रखे वैसे ही रख दें तो ये कुछ दिन बाद ये क्या हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। इनमें से अजीब सी बदबू आने लगेगी, जो कि बहुत ही गंध युक्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोका कैसे जा सकता है, देखिए रोकने के उपाय, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना, वायुरोधी मतलब जिसमें हवा न पास करे। पके भोजन को कम ताप पर वह ढक कर रखना, कम ताप पर वह पके रहें और उनको कम ताप पर और ढक के रख देना चाहिए। सीधी सूर्य की रोशनी से भोजन या पके भोजन को बचाना, सीधी धूप की रोशनी से उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो यह है विकृत गंधिता से बनने वाले प्रश्न, ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, 1 नंबर भी पूछ सकता है वैसे भी। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है Ca और OH का होल ट्वाइस। मैं इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे एक होता है CaO, ये जो होता है बिना बुझा चूना होता है। तो इसमें देखिए जल तो है नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें जल है। H2O यहाँ देखा नज़र आ रहा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इसका मतलब जिसमें जल मिला है वही तो बुझ जाता है, जिसमें जल है वो बुझ जाता है, जिसमें जल नहीं है वो नहीं बुझता है। तो इसलिए ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। ये इसका थोड़ा सा ट्रिक था। अब देखते हैं दैनिक जीवन में रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण दीजिए। पूछ सकता है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण दीजिए। तो हम जानते हैं जो भोजन का पचना है ना, जो आखिर उसमें भोजन हमारे पेट में गया तो वो भी तो रिएक्शन कर रहा है, तभी तो दूसरा पदार्थ बनता है। तो भोजन का पचना, कोयले का जलना, भोजन का बनना, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये सभी दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएँ हैं कि कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। तो चलिए देखिए मैग्नीशियम जो होता है एक सक्रिय धातु है। यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है जो इसकी सतह पर जमा हो जाती है। तो जब वो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो उसकी सतह पर एक परत जम जाती है। अतः इसे रेगमाल कागज़ से साफ करने के बाद ही उसे वायु में जलाया जाता है। तो निम्न अपक्रिया होती है, जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जलाएंगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये ऐसे लिख देना है एग्जाम्पल भी उसका। अगला पूछ सकता है कि विस्थापन व द्विविस्थापन अपक्रियाओं में अंतर बताइए। तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इधर हम लिख लिए विस्थापन, इधर लिख लिए द्विविस्थापन। तो हम देखते हैं इसमें किसी यौगिक के धातु किसी अन्य धातु द्वारा विस्थापित हो जाता है। बताए थे पीछे ना, कोई यौगिक है और उसमें अगर कोई तत्व है तो उसको क्या कर देगा, उस यौगिक से एक तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसमें देखते हैं इसमें 2 यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें देखते हैं अगला, इसमें एक लवण का घोल तथा दूसरा धातु भाग लेते हैं। और इसमें देखते हैं इसमें 2 लवण के घोल अथवा अम्ल एवं क्षार भाग लेते हैं। उसमें दोनों घोल ले सकते हैं। इसमें एक घोल होता है एक और एक धातु होता है। इसमें पुनः घोल के रूप में ही नया लवण प्राप्त होता है। इसमें पुनः घोल के रूप में ही नया लवण प्राप्त होता है। जब वो घोला जाता है तो नया लवण ही प्राप्त होता है। और इसमें देखते हैं जब 2 लवण भाग लेते हैं तब एक लवण तथा दूसरा ठोस और क्षेपित प्राप्त होते हैं। जब अम्ल और क्षार भाग लेते हैं तब लवण तथा जल निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन यह है कि ऑक्सीकरण और उपचयन अपक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए एक तरफ हमने लिख लिया उपचयन, क्योंकि ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं और अपचयन को अपचयन और एक अवकारक भी बोलते हैं। तो इनमें देखते हैं अंतर क्या होता है। तो देखिए उपचयन में क्या होता है, इस क्रिया में तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इसमें क्या होता है, इसमें तत्व ग्रहण करता है। इसमें देखते हैं ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। इस ऑक्सीकरण संख्या में इसमें वृद्धि होती है और उसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। और इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और इसमें क्या, ऑक्सीजन की कमी होती है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। तो हम लिख सकते हैं पहला कि लोहे के सतह पर जिंक का पतला परत चढ़ाकर, जैसा कि हम संक्षारण में पढ़ाए थे। फिर लोहे की सतह पर पेंट लगाकर। ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इतने ही इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।